हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था ग्रुप 13 और ग्रुप 14 को। ठीक है, मैं एक बार आपको क्विकली टॉपिक्स बता देता हूँ जो हमने लास्ट क्लास में कवर किए हैं, और फिर हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसा कि आपको सिलेबस पता ही है, ग्रुप 13-14 का जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो सिलेबस है वो क्या है। ग्रुप 13 से ग्रुप 18 में हमें कुछ जनरल बातें पढ़नी होती हैं। क्या क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड्स एंड डाउन द ग्रुप्स। ठीक है, यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ये चीज ध्यान रखनी है, यूनिक बिहेवियर जरूर पढ़ना है फर्स्ट एलिमेंट का इन ईच ग्रुप। ठीक है, ये सिलेबस जैसे कि आपको पता ही है, ये आप साइट यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, जो कि होंगे हमारे टॉपिक्स। और उससे पहले मैं आपको दिखाते हूँ 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में इससे पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर से, मतलब ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से समझना है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि मैंने आपको बताया था। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP126, जिसमें ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, 16, 17, 18 सारे आ जाते हैं, राइट। NS2 NP126 में 14, 15, 16, 17 और 18। जैसे इसका हो गया NS2 NP1, ठीक है, इसका हो जाएगा NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5। ये सभी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं। और इस 18 ग्रुप का हो जाएगा NS2 NP6। ठीक है, पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने प्रॉपर्टीज में पीरियडिसिटी बताई थी, जैसे एटॉमिक साइज हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, इन सभी बातों को मैंने आयनाइजेशन एनर्जी होगी डिस्कस किया था। ठीक है, जैसे एटॉमिक साइज आपका लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। रीजन मैंने आपको बता दिया था, जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, सभी फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, इन सभी फैक्टर्स को चेक करते हैं। ठीक है, देखते हैं। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बताया था, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस का होल डार्क शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे इंक्रीज हो रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो क्या होता है, वो रिमूव हो रहा है, रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज। उसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर पे हमने देखा था कि लेफ्ट टू राइट और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर मतलब आप इसे समझ सकते हो, एलिमेंट जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो मेटल जैसा बिहेव करेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे नॉन मेटेलिक। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन है वो लेफ्ट से राइट डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो इस वजह से लेफ्ट से राइट क्या होता है? लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली प्रॉपर्टी इंक्रीज होने लगती है। ठीक, राइट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मूव करें तो लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, बट टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। फिर मैंने आपसे बोरोन फैमिली डिस्कस की थी, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, गैलियम, इंडियम और थैलियम। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखी कि बोरोन की मेटल के साथ, नाइट्रोजन के साथ डिफरेंट रिएक्शंस देखी थी। फिर जो बोरोन है वो यूनिक बिहेवियर कैसे शो करता है ईच ग्रुप में, वो भी हमने देखा था। इसका स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर्स की जगह है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा। इस तरीके से हमने सारी यूनिक बिहेवियर वाली प्रॉपर्टीज देखी थी। फिर हमने ग्रुप 14 डिस्कस किया था, जिसमें हमने कार्बन फैमिली डिस्कस की थी, जो थी हमारी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये हमने कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखी थी कार्बन की, कि कैसे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, CH2 बनाता है, CH4 बनाता है। ये सारी हमने कुछ बेसिक रिएक्शंस देखी। फिर आता है यूनिक बिहेवियर ऑफ कार्बन एलिमेंट इन ईच ग्रुप, वो भी हमने चेक किया कि कार्बन का स्मॉल साइज है और अपने रेस्पेक्टिव मेंबर से ये अच्छी कैटिनेशन शो करता है। स्मॉल साइज है, कैटिनेशन है, टेट्रावैलेंसी है इसके अंदर। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने रेस्पेक्टिव मेंबर से क्या होगी? ज़्यादा या कम, वो सारी चीज़ें हमने क्या करी थी? डिस्कस करी थी। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि होंगे नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे कुछ इस तरीके से। पहला क्वेश्चन है 10 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 गैसेज पास्ड ओवर हीटेड कोक। ठीक है, मैंने क्या किया, एक 10 लीटर का मिक्सचर किया। ये 10 लीटर का मिक्सचर CO और CO2 का है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो फिक्स नहीं है कि कौन कितना है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को x मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 - x लीटर। पक्की बात। अगर ये x लीटर है तो ये कितना हो गया? 10 - x लीटर। कह रहा है इज पास्ड ओवर हीटेड कोक व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 2 लीटर। ठीक है, जब इसको हीटेड कोक से पास किया जाता है तो वॉल्यूम इंक्रीज किया जाती है 2 लीटर, मतलब 10 लीटर से हो गई 12 लीटर। कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर।
एकदम से सीधी बात है। जब आप इसे हीटेड कोक से पास करोगे तो रिएक्शन जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को सी से पास करेंगे, कोक मतलब कार्बन, राइट, हीटेड कोक, हीटेड, आप यहाँ सिंबल देख सकते हैं, ये हीट का सिंबल है। तो अल्टीमेटली बनना क्या है, अल्टीमेटली बनना है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब समझिए ध्यान से, मैंने कहा कि 10 लीटर में दो चीज़ें हैं, एक तो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और एक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको ये पता है कि 10 लीटर के मिक्सचर में एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप सिंपल सी बात क्या करेंगे, देखो ये आप क्या करेंगे, आपने देखा कि CO2 को जब सी के साथ हीट करते हैं तो अल्टीमेटली मिल रहा है 2CO। कितना CO? 2CO। मैंने क्या किया, मान लो इसको x मान लिया, तो ये कितना हो गया 10 माइनस एक्स। अगर 10 माइनस एक्स लीटर हीट हो रहा है तो 2CO मिल रहा है, मतलब ट्वाइस ऑफ क्या मिलेगा, 10 माइनस एक्स लीटर। यही तो मिलना चाहिए, ट्वाइस ऑफ 10 माइनस एक्स लीटर। अब देखो ध्यान से, CO2 को ले लिया इन्होंने x लीटर, चलिए CO2 को x ले लेते हैं, एग्जाम्पल की तरह से चल देते हैं। अगर CO2 को ले लिया इन्होंने x लीटर तो ये हो गया 10 माइनस एक्स लीटर। ये कितना हो गया 10 माइनस एक्स लीटर। वो कह रहा है CO ड्यू टू पैसेज ओवर हीटेड कोक, वो कितनी बनेगी हमारे पास 2x। कितनी बनेगी 2x। तो अब टोटल CO कितना हो गया, राइट, CO2 जो CO है वो तो ऑलरेडी CO है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा हीटेड कोक से पास करने पर, बट CO2 बदल जाएगी CO में। एक तरह से क्या हो गया रिडक्शन, एक तरह से क्या हो गया रिडक्शन। अब जो टोटल कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कितनी है वो देख लेते हैं। टोटल कार्बन मोनोऑक्साइड है 10 माइनस एक्स लीटर प्लस 2x लीटर। ये तो भाई थी 10 माइनस एक्स लीटर प्लस 2x लीटर। जब हमने इसको सॉल्व किया, वो कह रहा है 10 माइनस एक्स लीटर प्लस 2x लीटर, इस L को हटा देते हैं और इज इक्वल टू हो गया 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 और 2x में से x गया तो कितना बचा, x इज इक्वल टू 12। तो x कितना हो गया 12 माइनस 10, x कितना हो गया आपका 2 लीटर। x कितना हो गया 2 लीटर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक मेरा पास मान लो कंटेनर है जिसके अंदर CO है और CO2 है और इस कंटेनर की कैपेसिटी है 10 लीटर, मतलब इनके जो मिक्सचर की जो वॉल्यूम है वो है 10 लीटर। ठीक है, अब मुझे नहीं पता CO कितनी है और CO2 कितनी है। उसने पूछा है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन बता दो CO कितनी है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बता दो कि CO कितनी है और परसेंटेज कॉम्पोजिशन बता दो कि CO2 कितनी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, मैंने इसके पास रख दिया हीटेड कोक। ठीक है, हीटेड कोक से जब इन गैसेस को पास कराया तो CO2 ने रिएक्शन कर ली सी के साथ, CO2 ने सी के साथ रिएक्शन करी और बना लिया जी आपका क्या CO, बट कितना 2। अब इस 10 लीटर में दो चीजें थी, एक था CO और एक था CO2। मैंने कहा CO2 को मैं मान लेता हूँ कि x लीटर है, तो ये हो गया 10 माइनस एक्स लीटर। ठीक है, अब CO2 जो x लीटर था उसने कार्बन के साथ रिएक्शन करके 2CO दिया, तो मतलब ये बना दिया इसने 2x लीटर एक तरीके से। कितना बना दिया 2x। अब मैंने टोटल वॉल्यूम देखी एक तरीके से, टोटल कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है वो मैंने देखा, तो वो मैंने देखा कि पहले था 10 माइनस एक्स लीटर, अब आया 2x लीटर, और वो कह रहा है उसके बाद जो वॉल्यूम हो चुकी है वो हो चुकी है 12 लीटर। कितनी 12 लीटर। ये इक्वल हो गया किसके 12 लीटर के। तो 10 प्लस 2x और ये माइनस एक्स, 2x में से x गए तो x बचा, तो कितना बचा 10 प्लस एक्स इक्वल टू 12 लीटर। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 लीटर है। ठीक है, ऐसे कर लो, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 10, कितना बचा आप बताइए 2 लीटर। तो x की वैल्यू आ चुकी है 2 लीटर। अब समझिए ध्यान से, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2 लीटर। तो CO2 के परसेंटेज और CO के परसेंटेज कैसे निकालें। देखो टोटल कितना था पहले 10 लीटर, कितना था 10 लीटर, जिसमें से CO2 कितना है x, मतलब x की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2 लीटर, तो CO2 कितना आ गया 2 लीटर। और ये कितना है आपका 8 लीटर हो जाएगा, 10 माइनस एक्स 8 लीटर। अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है किसकी, परसेंटेज ऑफ CO2, तो CO2 कितना है 2 लीटर, टोटल कितना 10 लीटर, मल्टीप्लाई विद 100, आंसर कितना आया 20%। कितनी परसेंट CO2 थी उसमें 20%। परसेंटेज ऑफ CO निकाल लेते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड कितना 8 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 100, 100 से ये आप देख सकते हैं कैंसिल होगा, और 8 10 जा कितना हो जाएगा 80%। तो 80% कौन हो गई CO। जरूरी नहीं है, आपको पता है कि मिक्सचर में सिर्फ CO और CO2, तो जरूरी नहीं है कि आप 20 और 80 इस तरीके से निकालें। आप 20 निकाल के उसके बाद 100 माइनस 20 करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 माइनस 18 करने पर 100 माइनस 20 करने पर क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से पता लगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन CO2 की उस मिक्सचर के अंदर 10 लीटर के मिक्सचर के अंदर CO2 आपकी 2 लीटर प्रेजेंट है और CO आपकी 8 लीटर प्रेजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। एकदम से इजी क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था।
था। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट रेस्पेक्टिवली ऑफ बोरोन इन BF4 नेगेटिव। देखो BF3 तो एक लुईस एसिड है और इसने F नेगेटिव और ले लिया तो ये बन गया BF4 नेगेटिव। कह रहा है कि इसमें इसकी कोवेलेंसी बता दीजिए एंड ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो आसान है, इसको x मान लीजिए, इस पे -1 होता है, -1 × 4 -4 इज इक्वल टू में जो चार्ज होता है वो रख दो, x की वैल्यू आ चुकी है +3। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है टेट्राफ्लोरोबोरेट, ये कौन सा आयन है? टेट्राफ्लोरोबोरेट। और ये कैसा है बताइए? BF3 क्या है? ट्राईफ्लोरो बोरोन। और क्या बोल सकते हैं इसको? BF3 क्या है? लुईस एसिड। BF3 क्या है? लुईस एसिड। बोरोन इज बॉन्डेड टू 4 फ्लोरीन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स, देयरफॉर कोवेलेंसी कितनी होगी इसकी? 4। कोवेलेंसी कितनी हो चुकी है? 4। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरोन कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द चार्जेस ऑन द एटम्स इन्वॉल्व इन द आयंस। और कौन से चार्जेस, कौन सा एटम्स इन्वॉल्व है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। तो यहाँ पर 4 फ्लोरीन है तो एटम्स इन द आयन विच कॉन्ट्रीब्यूट्स अ टोटल ऑफ -4। Since the overall charge on the tetrafluoroborate anion is -1, the oxidation state of boron must be +3. So the covalency तो हो गई इसकी 4 and oxidation state of boron in BF4 negative is 3। ठीक है, जो सिंपल सी बात है, BF4 नेगेटिव की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बोरोन की वो है +3 और इसकी जो कोवेलेंसी है वो कितनी है? 4, क्योंकि 4 फ्लोरीन से 4 फ्लोरीन से अटैच्ड है। किस तरीके से? कोवेलेंट बॉन्ड्स के दौरान। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर बोराजीन इज। बोराजीन एक इनऑर्गेनिक बेंजीन है। बोराजीन क्या है? एक इनऑर्गेनिक बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है B3N3S6। ठीक है, कह रहा है इट कैन रिएक्ट विद वाटर, इट इज ए साइक्लिक कंपाउंड। हाँ साइक्लिक कंपाउंड तो है, इनकरेक्ट पूछा है। इट हैज इलेक्ट्रॉनिक डीलोकलाइजेशन, इट कंटेन्स बनाना बॉन्ड्स। चलिए आप देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। कह रहा है बोराजीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू बेंजीन। ठीक है, जैसा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये बेंजीन हो गया, बस इसमें क्या होता है? एक B एक N, एक B एक N, एक B एक N, इस तरीके से अरेंजमेंट होती है। और ऑल्टरनेट विच हैज 3 बोरोन एंड 3 नाइट्रोजन एटम्स फॉर्म्स ए हेक्सागोनल रिंग विद ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स एंड ए हाइड्रोजन एटम। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बोरोन देन नाइट्रोजन देन बोरोन देन नाइट्रोजन देन बोरोन देन दिस इज 5 मेंबर, बोरोन नाइट्रोजन देन बोरोन और देन नाइट्रोजन, दिस इज 6 मेंबर, राइट। ऑल्टरनेटिव पोजीशंस पर प्रेजेंट है बोरोन नाइट्रोजन, ठीक है। और क्या कह रहा है? विद 3 बोरोन एंड 3 नाइट्रोजन एटम फॉर्म्स ए सिंगल हेक्सागोनल रिंग विद ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। ये लगाया सिंगल, ये सॉरी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड हाइड्रोजन एटम अटैच टू ईच बोरोन एंड नाइट्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम अटैच कर दो सभी बोरोन और नाइट्रोजन एटम पे, ये कर दीजिए अटैच्ड। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये आपका फॉर्मूला बन गया B3N3H6। क्लियर? अब आप देख सकते हैं डीलोकलाइजेशन तो होगा ही इसमें। तो ऑप्शन ए, इट कैन रिएक्ट विद वाटर, बोराजीन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म बोरिक एसिड। जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर के साथ तो ये बना लेता है H3BO3, मतलब बोरिक एसिड। क्या बना लेता है? BOH होता है या H3BO3 बोरिक एसिड। अमोनिया एंड हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाती है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट तो हो गई करेक्ट। ऑप्शन बी कह रहा है इट इज ए साइक्लिक कंपाउंड। आप देख ही सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड है, हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर है, मेकिंग इट साइक्लिक कंपाउंड। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। इट हैज इलेक्ट्रॉनिक डीलोकलाइजेशन, इट हैज इलेक्ट्रॉनिक डीलोकलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन द बोरोन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर रिंग सिमिलर टू बेंजीन। सो द स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। आप देख सकते हैं। क्या आपको कहीं पे इसमें बनाना बॉन्ड्स दिख रहे हैं? नहीं। तो इट कंटेन्स बनाना बॉन्ड्स। बनाना बॉन्ड्स आर टिपिकली यूज्ड टू डिस्क्राइब द अनकन्वेंशनल मल्टी सेंटर बॉन्डिंग, जैसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। तो मल्टी सेंटर बॉन्डिंग 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन तो सिंपल बॉन्डिंग है, बट 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग उस टाइप की आ जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर है, ये जुड़ जाए, ये हाइड्रोजन इधर।
तो ये होगी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है बस। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, इस टाइप के बॉन्ड्स को क्या बोल देते हैं, बनाना बॉन्ड्स। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होती है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन तो जैसे नॉर्मल है, जैसे ये 2 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो नॉर्मल बॉन्ड है, ठीक है। तो आप समझिए ध्यान से, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग इन सर्टेन क्लस्टर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि डाइबोरेन। ये क्या बनाया मैंने, डाइबोरेन। क्या बनाया है, डाइबोरेन। बोराजिन डज नॉट कंटेन बनाना बॉन्ड्स, इट हैज ए प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं एकदम बेंजीन की तरह प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल। एंड विद ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स बिटवीन बोरोन एंड नाइट्रोजन एटम। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट क्या हुई आपकी, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो क्या है, इट कंटेन्स बनाना बॉन्ड, ये इनकरेक्ट है। तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि जो आपका आंसर है उसमें आपको चूज करना है व्हाट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फोर बोराजिन इज। जो आपका बोराजीन है वो इनऑर्गेनिक बेंजीन है, जिसमें बोरोन नाइट्रोजन ऑल्टरनेट पोजीशंस पर प्रेजेंट है, ठीक है। बस यही चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑल्टरनेट पोजीशंस विद ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, और बोरोन और नाइट्रोजन सभी पे एक एक क्या रहेगा, हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि कार्बन हैज ए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4 व्हाइल अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप हैव कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ऑप्शन होगा डी, क्योंकि ऑप्शन डी ही इनकरेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है, इनकरेक्ट। क्लियर, ठीक है। मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। कहना है कि कार्बन जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, ठीक है, व्हाइल अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, while other elements of this group have coordination number 6। कैसे, एकदम सिंपल सी बात है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है सिर्फ कार्बन का। जरा कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, उसके नीचे जर्मेनियम, टिन और लेड। पहले हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वो होगा आपका 1s2 2s2 2p2। यहाँ पर भी लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p2। सिलिकॉन का हो जाएगा 1s2, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है, 3s2 3p2। अब क्या कह रहा है वो, आप यहां पर देखेंगे इसके पास 3 आ गया और 3 में 3d पॉसिबल है, बट 2 में 2d पॉसिबल है नहीं है। तो क्या अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है कार्बन, नहीं। तो होगा क्या, ड्यू टू अवेलेबल d ऑर्बिटल्स इन अदर elements in which n-1 p electrons can be excited to make coordination number of 6। जो n-1 वाले p इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जो 3, जैसे मान लीजिए मैं लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है, 2 4 10 12 14। तो जो n-1 ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है, n-1p, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, एक्साइट कर सकते हैं कहाँ पे, 3d अभी खाली बैठा हुआ है, ठीक है। कैन बी एक्साइटेड टू मेक कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और बट कार्बन लैक्स डी ऑर्बिटल, कार्बन में डी ऑर्बिटल नहीं है, जिस वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बोरिक एसिड मतलब H3BO3 इज कॉल्ड एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल। इसको एसिड क्यों कहते हैं, इसको BOH होल थ्राइस भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस, या ये एक प्रोटॉन देगा, इट एक्सेप्ट्स OH नेगेटिव आयन फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, कंबाइंस विद प्रोटॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। देखो, एसिड हम उसे बोल सकते हैं जो या तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो या H पॉजिटिव डोनर हो, मतलब प्रोटॉन डोनर, ठीक है। जो H पॉजिटिव डोनेट करे वो एसिड,
या तो जो H पॉजिटिव डोनेट करे वो एसिड, या फिर जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड। तो इट कंटेन्स रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस, गिव्स ऑफ प्रोटोन, एक्सेप्ट OH नेगेटिव आयन फ्रॉम वाटर, रिलीजिंग प्रोटोन, कंबाइंस विद प्रोटोन। तो इस बात को आप यहाँ से समझ सकते हैं। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन एटम एंड प्रेजेंस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, बोरिक एसिड एक्सेप्ट्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम OH नेगेटिव आयन ऑफ H2O। H2O एक्चुअली में क्या होता है, H2O मतलब ब्रेक हो जाता है कैसे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, देयरफॉर रिलीजिंग ए प्रोटॉन। तो एक तरीके से OH नेगेटिव आयन को तो जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक तरीके से क्या होगा, OH नेगेटिव आयन को इसने एक्सेप्ट कर लिया और H पॉजिटिव को रिलीज कर दिया। इस वजह से बोरिक एसिड को क्या बोल देते हैं, क्या एसिड, मतलब ये एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हीटिंग ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 टू ड्राइनेस विल गिव। AlCl3 को ड्राइनेस तक हीट करते हैं। मान लीजिए एक्वस सॉल्यूशन है, कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो इसको ड्राई कर रहे हैं हम। ड्राई करने का मतलब वाटर रिमूव करेंगे, तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 इज एसिडिक ड्यू टू इट्स हाइड्रोलाइसिस। तो AlCl3 प्लस 3H2O रिएक्शन करके क्या दे देता है, AlOH होल थ्राइस प्लस 3HCl। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग AlOH होल थ्राइस इज कन्वर्टेड इनटू Al2O3। AlOH होल थ्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हीट किया, ये कन्वर्ट हो गया Al2O3 प्लस 3H2 में। तो AlOH होल थ्राइस जो कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको स्ट्रांगली हीट किया तो बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है बोरोन कैन नॉट फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनायंस। बोरोन कौन से अनायन नहीं बना सकता, BH4 नेगेटिव, BOH4 नेगेटिव, BO2 नेगेटिव या BF63 नेगेटिव। आप मुझे बताइए बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 5 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोरोन कैन नॉट फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनायंस। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमने लिखा 1s2 2s2 2p1, तो हमें पता 2d तो पॉसिबल है नहीं, 2d पॉसिबल नहीं है। अभी क्या होगा, मान लीजिए S वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट करेगा P के ऑर्बिटल में। S वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर लेगा किस में, P के ऑर्बिटल में। देखो ये मैंने लिखा 1s2, तो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन से चलिए उन्हें लिखते हैं, जो कि होगा 2s2। ये हो गया 2s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में 3 ऑर्बिटल है। अगर मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइट कर जाता तो क्या हुआ, ये 2s है 2p है, तो होगा क्या, 3 बॉन्ड तो यहां से बना लेगा और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। एक कैसा बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेशन। बट समझिए ध्यान से, BF63 नेगेटिव बनने के लिए अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि इसका 1s भी पार्टिसिपेट कर लेता है, मान लीजिए, वैसे करता नहीं है, तो मान लीजिए 1s भी पार्टिसिपेट कर देता तो एक इलेक्ट्रॉन उसका यहाँ आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तब भी 5 ही बनेंगे। ठीक है, 6 तो पॉसिबल नहीं है। तो बोरोन कैन नॉट फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनायंस, डेफिनेटली BF63 नेगेटिव बोरोन नहीं बना सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 1s2 5 और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। इसकी एक्साइटेड स्टेट कुछ इस तरीके से होगी 2s1 2p2। फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर इज एकोमोडेटेड इन दिस एम्प्टी ऑर्बिटल, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4। अगर फोर्थ को भी हम लें, इंक्लूड करें, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी जा सकती है, 4। बट क्योंकि यहाँ पर 2d ऑर्बिटल नहीं है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 2d ऑर्बिटल, मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4, दस BF6 इज नॉट फॉर्म्ड। तो BF6 फॉर्म नहीं होता है। BH3 नेगेटिव, BH3 प्लस H नेगेटिव हो गया। BOH4 नेगेटिव, BOH होल थ्राइस प्लस OH नेगेटिव हो गया। एंड BO2 नेगेटिव आर फॉर्म्ड, BO2 नेगेटिव आर फॉर्म्ड। तो ये आपके फॉर्म हो जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है मार्क द ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन करेक्टर। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक नेचर भी शो कर दें और एज वेल एज बेसिक नेचर शो कर दें, एम्फोटेरिक इन करेक्टर। तो आंसर क्या होगा इसका, SnO2 टिन ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इट डिसॉल्व्स इन एसिड एज वेल एज एल्कलीज। तो SnO2 को जब एसिड में डिसॉल्व करते हैं तो बनाता है सॉल्ट SnSO4 होल ट्वाइस प्लस OH2 वाटर, और SnO2 को जब बेस में रिलीज करते हैं तो भी क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो SnO2 एसिडिक बिहेवियर भी करता है और बेसिक बिहेवियर भी करता है, एसिडिक बिहेवियर भी करता है और बेसिक बिहेवियर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट
solid lubricant, extremely difficult to melt. The reason for this anomalous behavior is that graphite is an allotrophic form of diamond. हाँ ये बात तो ठीक है. Has molecules of variable molecular masses like polymers. Has carbon atoms arranged in large plates of rings of strongly bound carbon atoms with weak interpolate bonds. Is a non-crystalline substance. इस बात का रीजन क्या है कि सॉफ्टवेयर सॉलिड lubricant है क्योंकि प्लेट्स इस टाइप से स्लाइड्स हो सकते स्लिपरी होती हैं. तो इसका रीजन कौन सा होगा वो आप क्विकली खुद से बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. कार्बन डम इज ऑब्टेन्ड व्हेन सिलिका इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर. आपको ये चीज देखनी पड़ेगी. पहले कार्बन डम का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर आपको पता लगेगा जब इसको सिलिका इज ऑब्टेन्ड व्हेन सिलिका इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है. अब ये क्वेश्चन आपके एज एक्सरसाइज में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूटेड सिलेन्स द वन विच गिव राइज टू क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर ऑन हाइड्रोलिसिस. तो इनमें से कौन से सिलेन की जब हम हाइड्रोलिसिस करें और क्रॉस लिंक सिलिकॉन पॉलीमर मिल जाए आपको, द वन विच विल गिव राइज टू क्रॉस लिंक सिलिकॉन पॉलीमर ऑन हाइड्रोलिसिस. तो उसका आंसर आपको मैच करना. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स in which 3 oxygen atoms SiO4 4 negative are shared is. Name the structure of silicates in which 3 oxygen atoms are shared. Pyrosilicate, sheet silicate, linear chain silicate या 3D silicate. आपको सारे स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, सारे फॉर्मूलेज अच्छे से रिवाइज करने ताकि आप इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर रहे हैं. ये भी आपको एज ए एक्सरसाइज मैंने क्वेश्चन दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटिनेशन टेंडेंसी ऑफ कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज इन द ऑर्डर. कार्बन में सबसे ज्यादा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम. बॉन्ड एनर्जीज की अगर बात करूं, कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन और जर्मेनियम की क्या होगी फिर. वो कह रहा है कैटिनेशन टेंडेंसी तो इनकी सबसे ज्यादा है. मतलब कैटिनेशन टेंडेंसी इनकी सबसे ज्यादा है तो कार्बन कार्बन की जैसे ज्यादा टेंडेंसी है तो कार्बन कार्बन से जल्दी जुड़ना चाहेगा. कार्बन कार्बन से जल्दी जुड़ना चाहेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, कार्बन कार्बन से जल्दी जुड़ना चाहेगा तो उसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा वीक होगा. देखो स्मॉल साइज है. उसी टाइप से सिलिकॉन सिलिकॉन हो गया, उसी टाइप से जर्मेनियम जर्मेनियम हो गया. तो ये आपको खुद से आइडिया लगाना है कि कैटिनेशन टेंडेंसी अगर इनकी ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी स्ट्रांग होंगी या वीक होंगी. क्लियर. मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग. कह रहा है O3 जो कि ओजोन है रिएक्ट्स विद SO2 टू गिव SO3. O3 ओजोन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को एक तरीके से क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है. यस या नो आपको चेक करना है. सिलिकॉन रिएक्ट विद NaOH. सिलिकॉन जो कि NaOH के साथ रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव Na2SiO3 एंड H2O. ठीक है. ये रिएक्शन सिंपल दे रखी है जो आपको चेक करनी है. Cl2 रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ NH3 टू गिव N2 एंड NH4Cl. तो एकदम से सिंपल सी बेसिक सी रिएक्शंस हैं. जब आप इन रिएक्शंस को करेंगे तो आपको पता लगेगा क्या रिएक्टेंट और क्या प्रोडक्ट होंगे. ठीक है. Br2 रिएक्ट्स विद हॉट एंड स्ट्रॉन्ग NaOH सॉल्यूशन टू गिव NaBr NaBr4 एंड H2O. तो इस केस में आपको मिल रहे हैं मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस केस में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे और किस केस में नहीं. तो इसलिए आपको सारी बातें क्या करनी है, मेंशन करनी है. सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज किया था जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए थे और उसके बाद हमने क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए जिसमें हमने ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे ग्रुप 15, 16, 17 और 18. ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, 16 ऑक्सीजन फैमिली, 17 हेलोजन्स और 18 आपके नोबल गैसेस. ठीक है. अभी हमने ग्रुप 13 मतलब बोरोन फैमिली और ग्रुप 14 मतलब कार्बन फैमिली के कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया. सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन एवरीवन. थैंक यू सो मच. आई होप आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में. ठीक है. सो चलिए अगेन थैंक यू सो मच.